देखो कल चल रहा था अपना लोकतंत्र शासन प्रणाली। कल आपको राजतंत्र पर बताया था, तानाशाही के बारे में बताया था, फिर लोकतंत्र के बारे में बताया था। लोकतंत्र के देखो और कितने नाम हैं। एक तो कहते हैं इसको लोकतंत्र, दूसरा कहते हैं इसको जनतंत्र, जनतंत्र, तीसरा नाम है इसका प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, तीनों ही नाम है इसके। कोई सा ही पूछा जा सकता है। लोकतंत्र की परिभाषा बताइए, लोकतंत्र के गुण बताइए, जनतंत्र के गुण बताइए, प्रजातंत्र से क्या समझते हैं, कैसे भी आ सकता है प्रश्न। ठीक है, एक ही बात है ये तीनों। देखो ये लोकतंत्र है जो मैंने आपको बताई थी, जनता का शासन है। तो इस शासन प्रणाली की एक विशेषता है, और वो विशेषता क्या है, इसकी परिभाषा जनता का, यह शासन जनता का, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए, तथा जनता के लिए, तथा जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। देखो इसमें जो शासक होगा ना, शासक होगा, जो राजा होगा, कौन होगा, राजा, ये शासक, वो जनता में से होगा। किस में से होगा, जनता में से। ऐसा नहीं है, कैसे नहीं है, ऐसे नहीं है कि कोई राजा का पुत्र होगा या तानाशाही होगा, पे धन बल के भुजाओं से बल से या धन के बल से आएगा, ऐसा नहीं। जनता का व्यक्ति कहां से आएगा, जनता का। जो शासक बनेगा वो व्यक्ति किसका होगा, जनता का। ठीक है साहब। और वो शासक बनाया जाएगा, किसके द्वारा बनाया जाएगा, वो भी तो जनता के द्वारा बनाया जाएगा, जनता का, जनता के द्वारा। और भैया जो विकास के काम करेगा ना, विकास के काम करेगा, जो भलाई का काम करेगा, वो किसके लिए करेगा, जनता के लिए। जनता के लिए भलाई का काम कौन करेगा, जनतंत्र में शासक। अर्थात लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, जनता का शासन किसका है, जनता का। जनता जिसे चाहेगी, जिसे शासक बनाएगी, जनता जिसे नहीं चाहेगी उसको परास्त कर देगी चुनाव में। ठीक है, जनता के द्वारा बता दिया मैंने आपको। जनता का आदमी कहां से आएगा, कोई भी जो शासक बनना चाहेगा वो जनता में से निकल करके आएगा। जनता के द्वारा बता दिया, जनता के लिए काम किसके लिए करेगा, जनता के लिए। देखो तो जनता का शासन है, जनता के द्वारा शासक है, उसको ये भी पता है कि जनता तुझे केवल इस वजह से चुन रही है कि आपको जनता के हित में काम करना है, जनता की भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य करना है। तो फिर वो जनता की भलाई के लिए कार्य करेगा कि नहीं करेगा, उसको पता है। यदि तुम नहीं करेगा तो जनता तुझको फिर नकार देगी, फिर तुमको शासक नहीं बनाएगी, फिर किसी और को बनाएगी। तो ऐसी स्थिति में इसमें जनता के विकास की, जनता की भलाई के लिए बहुत काम किया जाता है, बहुत उम्मीद की जाती है शासन प्रणाली में, और करते भी हैं। और शासन, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता की भलाई के लिए कार्य करते भी हैं, जनता के हित में ही फैसले लिए जाते हैं। इसीलिए इस शासन प्रणाली को, कौन सी प्रणाली को, लोकतंत्र शासन प्रणाली को, जनतंत्र प्रजातंत्र, इस शासन प्रणाली को लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी
लोक कल्याणकारी शासन प्रणाली भी कहते हैं। कैसी शासन प्रणाली भी कहते हैं? लोक कल्याणकारी। ठीक है साहब, कैसी? लोक कल्याणकारी, लोगों के कल्याण के लिए काम करने वाली, लोगों की भलाई के लिए काम करने वाली शासन प्रणाली लोक कल्याणकारी शासन प्रणाली कहती है, जो कि प्रजातंत्र को कहते हैं, लोकतंत्र को कहते हैं, जनतंत्र को कहते हैं। ठीक है सर, समझ में आई बात नहीं? यहां तक ठीक है आपका? अब देखेंगे साहब ये लोकतंत्र का अर्थ क्या है। देखो, लोकतंत्र का अर्थ है, लोकतंत्र का अर्थ है, लोकतंत्र जो शब्द है जो डेमोक्रेसी से बना है। डेमोक्रेसी किससे बना है? डेमोक्रेसी से बना है। लोकतंत्र शासन प्रणाली डेमोक्रेसी शब्द से बनी है, अंग्रेजी का शब्द है। और डेमोक्रेसी का हिंदी अर्थ होता है, हिंदी अनुवाद अंग्रेजी के शब्द, लोकतंत्र अंग्रेजी के शब्द डेमोक्रेसी से बना है, और डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद होता है, हिंदी अनुवाद होता है जनतंत्र, प्रजातंत्र, तथा लोकतंत्र, ठीक है सर। जनतंत्र, प्रजातंत्र और लोकतंत्र, ये होता है अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद। ठीक है सर। देखो, डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, डेमो और क्रेटिया। यद्यपि डेमोस का मूल अर्थ है भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया जाता है। क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ जनता की शक्ति, अतः डेमोक्रेसी का जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र है। इसमें तीन अंतर संबंधित अर्थ निहित हैं। यह निर्णय लेने की एक विधि है, ये निर्णय लेने की एक विधि है, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है, तथा यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। एक विचारक है, राजनीतिक विचारक बर्न्स, और उन्होंने कहा है लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा है। लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके विभिन्न रूपों से जुड़ी अवधारणाओं से परिचित हों। लोकतंत्र के विभिन्न रूप, लोकतंत्र के विभिन्न रूप कौन कौन से रूप हैं साहब लोकतंत्र के? लोकतंत्र के विभिन्न रूप, लोकतंत्र के विभिन्न रूप, लोकतंत्र के विभिन्न रूप कौन कौन से रूप हैं साहब? देखो, राजनीतिक लोकतंत्र, राजनैतिक लोकतंत्र, राजनैतिक लोकतंत्र। नंबर 2 सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक
लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र। नंबर तीन आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र। और नंबर चार नैतिक लोकतंत्र। देखो एक बार प्रश्न पूछा था नैतिक लोकतंत्र क्या है। नैतिक लोकतंत्र, एक बार प्रश्न पूछा था नैतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र, ये लोकतंत्र के विभिन्न रूप हैं। अब देखो साहब, एक बार प्रश्न पूछा था नैतिक लोकतंत्र क्या है, तो आप जब नैतिक लोकतंत्र पूछ लिया तो भैया इनमें से भी किसी एक को पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। तो आप बड़े हिसाब से इसको ध्यान से पढ़ेंगे, कोई सा भी आ सकता है। देखो लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था। अतीत का मतलब प्राचीन काल में, ठीक है, पहले। किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। पहले तो इसको, अतीत में तो इसको व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहते थे, किसी व्यक्ति पर विशेष जोर देता था भाई। लेकिन आधुनिक समय में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई है। कौन से देशों में हुई है? पश्चिमी देशों में। देखो हमारा भारत देश है ना, भारत देश ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है, और एशिया महाद्वीप विश्व के पूर्व की तरफ है। इधर को है पूर्व की तरफ। पश्चिम की तरफ जो और महाद्वीप हैं उनमें देखो तुम्हारे यूरोप है, अमेरिका है, ठीक है। तो यूरोप और अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी दोनों, ये पश्चिम के देश कहलाते हैं। इस पे बसने वाले देश, यूरोप महाद्वीप में जितने देश हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में जितने देश हैं, वो सारे के सारे देश किसके कहलाते हैं? पश्चिम के देश। पूरब के देश कहलाता है, पूरब का देश कहलाता है भारत। क्यों कहलाता है? क्योंकि एशिया विश्व के पूर्व दिशा की तरफ है, जिस एशिया महाद्वीप में हम रहते हैं। तो सब इस राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? पश्चिम के देशों में। समझ गई बात को? अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है, और कभी कभी लोग इसको कहते हैं पश्चिमी लोकतंत्र है, क्योंकि उनने चलाया है पश्चिम के देशों में। देखो मार्क्सवादियों ने पूंजीवादी लोकतंत्र कहना इसको पसंद किया है। मार्क्सवादी थे, कार्ल मार्क्स हुआ है जिनका विचारक, वो कहते हैं कि ये तो पूंजीवादी लोकतंत्र है, पैसे वालों का लोकतंत्र है। जिसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, संपत्ति है, भैया उसी का है प्रजातंत्र। ये कार्ल मार्क्स ने कहा, ठीक है। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूपों का उल्लेख किया है, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र तथा शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य से है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभु सत्ता का निवास जनता में होता है, और इसलिए से जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण तथा उसको पदच्युत करने की पूर्ण व अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है। देखो राज्य के प्रकार के रूप में जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसमें समस्त प्रभु सत्ता का जो निवास है, प्रभु सत्ता का मतलब होता है जो शासन की जो शक्ति है वो जनता के हाथ में है। किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है, जनता के पास है। इसलिए इसे किसे? जनता को सरकार के निर्माण के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए और उसको पदच्युत करने के लिए। पदच्युत का मतलब होता है पद से हटाने के लिए। इसने बढ़िया काम नहीं किया, अगली बार चुनाव में इसको नकार देंगे, किसी दूसरे को जिताएंगे, उसको कहते हैं पदच्युत, पद से हटाना, ठीक है। ये सब जो शक्ति प्राप्त है वो जनता के पास प्राप्त है, जो जनता को प्राप्त है। समझ में बैठ की बात? ये तो किसके रूप में हो गया?
राज्य के एक प्रकार के रूप में। अब देखो शासन के एक प्रकार के रूप में, तो शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक शासन से। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित एवं व्यावहारिक रूप है। यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती हैं। संक्षेप में ये दोनों मानती हैं कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रित किया जाना चाहिए, और शासन के प्रकार के रूप में यह है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण रखना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र के अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो विभेद हैं, प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। यह उल्लेख है कि आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के मुख्य दो रूप प्रचलित हैं, संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं जैसे राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधान में विश्वास करता है, यह प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है। राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और इसका व्यावहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। जनता शासन सरकार को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण रखती है तथा उसे हटा भी सकती है। राजनीतिक लोकतंत्र में स्वयं साध्य नहीं होता है, अब तो लोकतांत्रिक साध्यों मूल्यों की प्राप्ति का साधन है। देखो यहाँ एक शब्द आया प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है, देखो प्रत्यक्ष का मतलब होता है इस काम को जब हम सीधे अपने हाथ से करते हैं, इस काम को जब हम सीधे अपने हाथ से करते हैं तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। जैसे कि यहाँ सब कुर्सी रखी हुई है, या कुर्सी नहीं है, ये ब्लैक बोर्ड है। इस ब्लैक बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं, अपने सीधे अपने हाथ से पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ाने वाले खुद जाकर के पढ़ा रहे हैं, खुद अपने हाथ से काम कर रहे हैं, खुद लिखवा रहे हैं, खुद मिटा रहे हैं। ये तो कहलाएगा प्रत्यक्ष। ये क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष किसे कहलाएगा? मैं इस ब्लैक बोर्ड से किसी दूसरे लड़के को खड़ा करके और मैं बोलता चलूं और वो लिखता चले, मैं बोलता चलूं और वो लिखता चले, मैं कहूं वो मिटाता चले, मेरे कहने के अनुसार वो काम करे, ये कहलाता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष इसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि। इसको प्रत्यक्ष कहते हैं और शुद्ध कहते हैं। हम कभी कह देते हैं बैठे बैठे, कक्षा में पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, अपने 4th क्लास में कहते हैं, उमा है, मंजू है, जो भी कोई है, कि हमको पानी पीना, हमारे लिए बहुत जल्दी पानी लेकर के आइए। वो यदि हमारे लिए पानी लेकर के खुद आती हैं तो प्रत्यक्ष है, और जो खुद पानी लेकर के नहीं आती किसी और बच्चे को भेज देती हैं तो वो कहलाता है अप्रत्यक्ष। समझ गए बात को? ये लोकतंत्र में दोनों ही स्वरूप हैं, प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। आगे बताएंगे प्रत्यक्ष कहाँ है, अप्रत्यक्ष कहाँ है, और अप्रत्यक्ष में भी कौन कौन से हैं। अगला नंबर आ रहा है सामाजिक लोकतंत्र का। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक समता की भावना पैदा करना। देखो, सामाजिक लोकतंत्र का मतलब होता है समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें सभी को समानता का दर्जा मिले, सभी को समान अधिकार मिले। किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, उसके धर्म, उसके रंग, रूप, नस्ल, लिंग के आधार पर शेष समाज से अलग नहीं कर सकते। अर्थात समाज में किसी भी व्यक्ति पे जाति, धर्म, लिंग, भाषा, नस्ल, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इनको सभी को समान रूप से लेकर के चलते हैं, समान अधिकार इनको प्राप्त कराते हैं, वो कहलाते हैं सामाजिक लोकतंत्र। जैसे कोई भी शासन प्रणाली
जैसे विद्यालय की व्यवस्था करनी है, किसी गांव में स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, तो वहां ये नहीं कहेगी कि ये विद्यालय केवल किसी जाति विशेष के लोगों का है, किसी धर्म विशेष के लोगों का है, किसी लिंग विशेष का है, या किसी नस्ल विशेष के लोगों का है। देखो कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे समाज में बड़ी विडंबना पहले भी थी और अब भी हो जाती है। पहले तो देखो गांधी जी के बारे में आप पढ़ते हैं, गांधी जी गए थे वहाँ, और वो रंग भेद की जो नीति थी अफ्रीका में, गोरे लोग थे जो काले लोगों पर अत्याचार करते थे, वहां गए थे, उसको समानता का अधिकार दिलाया था। कुछ ऐसा चलता रहता है मामला, हमारे समाज में भी ऐसा चलता रहता है। उसकी जाति ये है, उसका धर्म ये है, ये इस काम को नहीं कर सकता, ये हॉस्पिटल है, इसमें ऊंची जाति के लोगों को ये सुविधाएं मिलेंगी, नीची जाति को नहीं मिलेंगी। कुआं है, कुआं पे नीची जाति के लोगों को पानी भरने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा है। कुछ ऐसा चलता रहता है समाज में। ये विद्यालय में केवल अमीर लोगों के ही बच्चे पढ़ेंगे, गरीब लोगों के नहीं पढ़ेंगे, इनके पास सुविधाएं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब पहले जो ये था सारा सिस्टम, अब ऐसा कुछ नहीं है समाज में। समाज प्रत्येक व्यक्ति को समानता के अधिकार की गारंटी देगा, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होने देगा। ये सामाजिक लोकतंत्र है, ठीक है। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समाज में नस्ल, रंग, वर्ण, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं किया जाना चाहिए, और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए, ठीक है। सभी व्यक्ति समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है, ठीक है सर। हरनासा के अनुसार, हरनासा एक राजनीति के विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत विचलित हो। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें आवश्यक हैं। नंबर 1, धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेष अधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए। अभी भी हमारे समाज में भेदभाव किया जाता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर है, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अंत करो उसका। किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई अधिकार नहीं है, सभी समाज के लिए है, समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है। और अगले वाला है जो नंबर 2 है, सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाएं, ठीक है साहब। ये आपके 2 हैं। अब रह गया है आपका आर्थिक लोकतंत्र। इस आर्थिक लोकतंत्र को और समझेंगे। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया। 18वीं 19वीं सदी में व्यक्तियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की थी, जो मार्क्सवादियों और समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से सबका भिन्न एवं विपरीत है। देखो साहब, अब मार्क्सवादी में कार्ल मार्क्स हुए हैं, इसके जो विचारक ये कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो ज्यादा सुविधाएं हैं, हमारे समाज में जो भेद हुआ है, हमारा समाज का जो बंटवारा हुआ है एक तरह से, और इसमें पूंजीवादी लोग हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ अमीर गरीब लोग हैं। एक तरफ तो मजदूर वर्ग है, एक तरफ अमीर वर्ग है, एक तरफ पूंजीपति हैं, एक तरफ बहुत आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है वो है। गरीब और अमीर का जो समाज में जो फासला बना रखा है आपस में, ये बहुत गलत है, इनको हटा दिया जाए और गरीबों का भी उस संपत्ति पे अधिकार है जिस संपत्ति को अमीर लोग हथियाए बैठे हैं, ठीक है। तो ये इसी बात पे जोड़ देते हैं मार्क्सवादी हैं कि ये जो पूंजीवादी लोग हैं जिनके पास बहुत सारा धन है, पैसा है, इकट्ठा कर रखा है, इनको गरीबों के लिए बांट देना चाहिए, उनको गरीबों को शेयर कर देना चाहिए, जिससे कि गरीब भी अपनी अच्छे तरीका से जिंदगी जी सके, ठीक है। अब नैतिक लोकतंत्र है और इस नैतिक लोकतंत्र को पढ़ाएंगे कल, ठीक है साहब।